गुड इवनिंग फ्रेंड। आज के इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके इंडियन आर्मी के पिछले काफ़ी एग्जामों में पूछे गए हैं और आने वाले इंडियन आर्मी की जीडी क्लर्क या बीएसएफ या जितने भी अर्धसैनिक बल हैं उनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, ठीक है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्रवीण यादव क्वांट चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हम बिना देरी किए हुए अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको हर एक क्वेश्चन को मैं ट्रिकी अप्रोच से सॉल्व कराऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना है, आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, और आप अगर आप चाहो तो कॉपी पेन ले सकते हो, तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो पहले कि आप कितना पकड़ पा रहे हो क्वेश्चन को, कितना सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। जिससे आपकी एक्यूरेसी वगैरह सब कुछ पता लग जाएगा कि आप कैलकुलेशन में कहाँ गलती करते हो, ठीक है। ये सारा कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। मतलब अगर कोई ये 450 रुपये में सेल कर रहा है तो उसे 25% का लॉस हो रहा है। अब उसे कितने में बेचना पड़ेगा कि 25% का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो ध्यान दिए कि 25% की जो लॉस है और 25% का जो प्रॉफिट है ना, हमको इसको अच्छे से सीखना है क्वेश्चन को, क्योंकि ये काफ़ी एग्जामों में रिपीट हो सकता है आर्मी के एग्जामों में, ठीक है। देखिए क्या करना है हमें इसमें सबसे पहले 100 के बेस पे सॉल्व करने के लिए हमको क्या करेंगे, देखो 25% की लॉस, अगर लॉस होगा तो मैं इसको लिखूंगा 100 में से माइनस करके, तो मैं लिखूंगा 75 इक्वल कितने के 450 के। क्यों? क्योंकि 25% की हानि कब हो रही है, जब उसने 450 में बेचा है। इसका मतलब 75 बराबर कितने के 450 के। अब मुझे 25% का अगर प्रॉफिट चाहिए तो मैं लिखूंगा 125 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी मुझे, बस इतना सा क्वेश्चन है। बोलेगा अगर यहाँ पे 30% का प्रॉफिट चाहिए तो मैं लिखूंगा 130, यहाँ बोलेगा 40 तो मैं यहाँ लिखूंगा 140, यहाँ बोलेगा 70 तो मैं लिखूंगा 170। 100 में ऐड करके लिखना है प्रॉफिट चाहिए तो, और लॉस चाहिए तो 100 से माइनस करके लिखेंगे, ठीक है। सिंपल लेस्ट यही है। अब देखो क्या है कैलकुलेशन करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली जो 450 उनको एज इट इज उतारना होगा, इसके नीचे लिखना होगा जो ऊपर लिखा हुआ 75 है ना उसको, और जो चीज़ निकालते हैं जैसे अभी 25% का लाभ निकालें तो 125, 30 का निकालते तो 130, उनको यहाँ पे क्रॉस में ले जाते हैं, ठीक है। क्रॉस में यहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है। अब मैं देखो इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। 450 के नीचे 75 और इंटू में 125, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ इसको थोड़ा, 450 यहाँ पे 75 लिखेंगे, जो चीज़ निकाली जाती है वो यहाँ पे मल्टीपल में आया करेगी हमेशा, ठीक है। जो पहले से दे रखा वो नीचे आया करेगा, ठीक है। मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ, आप इजीली कैंसिल आउट कर सकते हो। वैसे तो 25 का टेबल आता होगा, 25 पंजे 125, 25 तिया 75, 3 से 45 कट जाता है ना, 15 तिया 45, तो 3 से 15 तिया 45 कटेगा, लेकिन जीरो नहीं कटा है ना, तो 150 है ये। अब 150 को 5 से मल्टीपल करना, तो 150 का 5 से मल्टीपल करो तो 150 का नहीं करेंगे हम, 15 का 5 से कर देंगे, एक सिंपलेस्ट जीरो पीछे रख देंगे। तो 15 का 5 से कर दोगे, 15 5 75 और जीरो का जीरो, तो 750 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वो 750 में बेचेगा तो उसे 25% का लाभ होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय का अनुपात 11:10 के अनुपात में है तथा प्रतिवर्ष बचत 9000 है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ध्यान देना है, इस वीडियो को अच्छे से देखना है ताकि आप हर एक क्वेश्चन को करेक्टली और इजीली समझ सकें, ठीक है। तो देखो क्या है इसमें, 11:10 है ना, तो देखो ये इनकम और एक्सपेंडिचर जिसको खर्च बोलते हैं, ठीक है, उसका रेशियो दे रखा है 11 और 10। ये एक्सपेंडिचर मतलब खर्च है, ठीक है, ये खर्च दे रखा है, ये खर्च है। ये आपका क्या दे रखा है, खर्च। अब देखो इनकम 11 है और इसका जो खर्च है वो 10 है। अगर देखो कोई व्यक्ति 11 रुपये कमा रहा है, उसमें से 10 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा, सिंपल है 1। अगर 11 कमा रहा है उसमें से 10 खर्च कर दिए
तो बचा है कितना, 1, ठीक है। तो 1 यूनिट बचा है और वैसे बचा कितना रहा है, 9000। मतलब हमारे हिसाब से अगर रेशियो में देखा जाए तो 1 बचा रहा है और पैसे रुपए में देखा जाए तो 9000 बचा रहा है। तो मैं सिंपलेस्ट यहाँ से लिख सकता हूँ कि 1 बराबर कितने के, 9000 के, ठीक है। 1 बराबर कितने के, 9000 के, ठीक है। अगर 1 बराबर 9000 के तो हमें तो इनकम चाहिए ना इसकी, इनकम। तो अगर इनकम चाहिए तो 1 बराबर 9000 के, तो 11 बराबर 11 का इससे गुणा कर दो, 11 9 99, मतलब 99,000 हो जाएगा। तो 99,000 इसकी इनकम आ जाएगी। लेकिन ये इनकम जो होगी वो वार्षिक होगी। तो 99,000 जो होगी इसकी इनकम वो वार्षिक होगी, ठीक है। अगर इस वार्षिक को हम मंथली निकालना चाह रहे हैं तो देखो एक साल में 12 महीने होते हैं। तो अगर ये पूरी 1 साल की है तो 1 महीने की कितनी होगी, तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 12 अट्ठे 96, कितना बचा, 3 बचा। तो 3 बचेगा तो यहाँ 30 हो जाएगा। तो 30 हो जाएगा तो 12 दूनी 24, कितना बचा, 6 बचा, क्योंकि 30 थी ना, 12 दूनी 24 और 6 30 होते हैं। तो 6 यहाँ आ जाएगा तो 60 हो जाएगा। तो 12 पंजे 60 और 0 का 0। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 8250, ठीक है। आप कैलकुलेशन तो कर पाओगे, ठीक है, इतना तो डिवाइड कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8250 की मंथली इनकम होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दे रखा है आपका थंबनेल पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी ए से 60% कुशल है तो बी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ये कुशल का मतलब ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब उसके अंदर क्षमता पावरफुल ज़्यादा है वो, ठीक है। 60% ज़्यादा पावरफुल है। अगर ज़्यादा पावरफुल होगा तो काम को जल्दी कर देगा, कम टाइम में कर देगा, ठीक है। इतना आप जान पा रहे होगे, ठीक है। तो देखो क्या है कि ए किसी काम को, देखो मैं एफिशिएंसी का रेशियो ले लेता हूँ। एफिशिएंसी मतलब मैं क्षमता, ठीक है। ए और बी ज़्यादा है ना, अगर इसकी 100 मानूँ तो इसकी, अगर मैंने इसकी 100 मानी है तो इसकी हो जाएगी 160, 60% ज़्यादा कुशल है। अगर मैंने का रेशियो निकाली तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करें तो 2 5 जा 10, ठीक है, और 2 8 जा 16। इसका मतलब इसकी जो क्षमता है वो 5 है और इसकी क्षमता है वो 8 है। मतलब ये 5 की स्पीड से किसी काम को करता है, ये 8 की स्पीड से। आप ध्यान से देखो, यदि एक को 16 दिन लगे हुए हैं किसी काम को करने में और जबकि इसकी स्पीड कितनी है 5 की स्पीड के बावजूद भी इसको 16 दिन लगे हैं, इसका मतलब काम कहीं ज़्यादा होगा। देखो अगर 2 दिन लगते तो इसका मतलब 1 दिन में 5 करके आता तो 2 दिन में 10, इसका मतलब काम 10 है। तो मैं ये चेक कर लेता हूँ एक बार काम कितना है। तो यदि 16 की स्पीड से भी 5 की स्पीड से भी 16 दिन लगे तो 16 पंजे 80, इसका मतलब टोटल 80 काम है। अब इस 80 काम को बी से कराना है तो बी की स्पीड तो 8 है ना, 8 की स्पीड से 80 काम करना है तो 8 धाम 80, कितने दिन लग जाएंगे, 10 दिन। 10 दिन में इस पूरे काम को खत्म कर देगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। समझ में आ गया। देखो मैं इस पर बेस कुछ 1 और 2 क्वेश्चन और बताता हूं आपको। जैसे मैंने बोला कि एक वर्क करना है, ठीक है, तो एक वर्क को करना है और मैंने 2 पर्सन लगा दिए, एक ए है मेरे पास और एक बी, ठीक है। मैं सिंपलेस्ट इसकी बताता हूँ कि ए जो है वो बी से 20% कुशल है, ए कुशल है। अब की बार मैं ए की बात कर रहा हूँ तो क्या मानोगे आप, बी को 100 मान लोगे और ये 20% कुशल है तो 120 मान लोगे, ऐसा ही करोगे। इसके बाद आपका रेशियो निकालना है तो अब इसको काट दो, 2 से कट जाएगा ना, 2 छिक्के 12 और 2 पंजे 10, 6 और 5 का रेशियो आ गया। अब मैंने बोला कि जो ए है ना वो किसी काम को 5 दिन में खत्म करके आया है। देखो 6 की स्पीड के बावजूद भी, ए की स्पीड 6 है ना, 6 की स्पीड के बावजूद भी 5 दिन लगे हो तो काम कितना होगा, मल्टीपल करके देख लो। तो 6 पंजे 30, इसका मतलब काम कितना होगा, 30 काम होगा। अगर 30 काम है, अब बोलेगा वो तो बताओ बी को कितने दिन लग जाएंगे। तो बी की स्पीड तो 5 है ना, 5 की स्पीड से 30 काम करना है तो 5 छिक्के 30, तो इसको 6 दिन लग जाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, और मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज्यादातर देखा जाता है। 125 मीटर लंबाई की रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर सकती है, तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई याद करो, ठीक है। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट जानना जरूरी होगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन पर पहुंचूंगा।
देखो क्या है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए क्या होता है। यदि एक ट्रेन है, चलो मैं ये बनाता हूँ, एक ट्रेन है, ठीक है, ड्राइंग मेरी काफ़ी अच्छी है। ये जैसे ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है और ये ट्रेन जा रही है, इधर हमारा ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है। तो अगर ये ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी लेंथ चलेगी, तब ये माना जाएगा कि ये प्लेटफॉर्म पार हो चुका है, ठीक है। तो क्या होगा पता है, इस प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए इस ट्रेन को काफ़ी हद तक चलना होगा, ठीक है। काफ़ी हद तक का मतलब देखो ये कब पार होगी, पहले तो ये खुद की लंबाई भी तय होगी, फिर उसके बाद ये तय होगी, तब कहीं जाके यहाँ ट्रेन पहुँच जाएगी, तब माना जाएगा कि ये प्लेटफॉर्म पार हो चुका है। इसका मतलब कि अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो खुद की लंबाई और उस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों लंबाई तय करती है, तब कहीं जाके पार माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ट्रेन किसी खंबे को पार करती है, कोई पोल्स है, ठीक है, या कोई व्यक्ति है उसको पार करती है, तो ट्रेन अपनी लंबाई की दूरी ही चलती है। समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट है। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। इससे पहले मैं एक और चीज बता दूं, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है चाल वगैरह, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उसको आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, क्योंकि टाइम सेकंड में दिया होता है इसकी वजह से, ठीक है। तो ये भी ध्यान रहे, मैं बता दूंगा आपको कि किस तरह से किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं और मीटर पर सेकंड को किस टाइप से किलोमीटर प्रति घंटा में करते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। देखिए क्या क्वेश्चन है हमारा कि 125 मीटर लंबाई की रेलगाड़ी है। तो देखो 125 मीटर लंबाई, तो देखो मीटर में दे रखी है, इधर टाइम सेकंड में दे रखा है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऐसा समझ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ बैलेंस दे रखा है, किलोमीटर वगैरह में नहीं दे रखा, ठीक है, तो बैलेंस है काफ़ी। ये हम इसको किस टाइप से करेंगे, देखो अभी मैंने बताया था कि इसमें कुछ शायद मिस्टेक है क्वेश्चन में। 125 मीटर की लंबाई की रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये मिस्टेक है कि आपका यहाँ पे इसकी स्पीड दे रखी होगी, ठीक है, ट्रेन की स्पीड दे रखी होगी, ठीक है। तो ट्रेन की स्पीड चलो मैं देता हूँ, इस ट्रेन की स्पीड मैंने यहाँ पे दे देता हूँ, चलो ठीक है। इसकी स्पीड है ट्रेन की 60 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर्स। अब देखिए ध्यान से देखिए, अगर किलोमीटर पर आवर्स में दे रखी है तो आपको इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। देखो किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर किलोमीटर बड़ा होता है, ठीक है। अब देखो ये किलोमीटर है, इस किलोमीटर को अगर मीटर में ले जाओगे तो 5 ऊपर नीचे 18, ठीक है, ध्यान रहे। देखो ये बड़ा है ना किलोमीटर, बड़े चीज़ को छोटे में ले जाओ तो ऊपर छोटा और नीचे बड़ा, ठीक है। अब दो चीज़ तो याद मत रखोगे, नीचे छोटा बड़ा। क्या करोगे आप, अगर किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो ऊपर 5, क्योंकि 5 और 18 के साथ आएगा, 5/18 या 18/5। अगर मीटर में बनाना है तो ऊपर 5, किलोमीटर बनाना है तो ऊपर 18, बड़ा बनाना है तो ऊपर बड़ा और छोटा बनाना है तो ऊपर छोटा। तो देखो पहले इसको मैं 60 × 5/18 से सॉल्व कर लेता हूँ, जिससे मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाए। तो देखो मैं 6 से काट दूँ इसको, 6 × 18 और 6 से 10 बार कट जाएगा, तो 10 पंजे 50, 10 का गुणा 5 से करो, 10 पंजे 50/3 आ गया, 50/3 मीटर पर सेकंड, ये चाल आ गई, ठीक है। 50/3 मीटर पर सेकंड इसकी चाल आ गई। अब देखो सिंपलेस्ट सॉल्व हो जाएगा। क्या करना है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, तो समय कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है, 30। समय बराबर दूरी, दूरी कितनी चली होगी, एक तो खुद की चली होगी और एक प्लेटफॉर्म की चली होगी, वही बतानी है। तो प्लेटफॉर्म की मैंने x मान ली, तो 30 बराबर कितने के, ये समय है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, और चाल हमने अभी कितनी निकाली है, 50/3। तो बटे में 3, अब इतने तो बटे नहीं लिख सकता मैं, तो मैं इस 3 को यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ऊपर आ जाएगा, तीसरा नंबर हो जाएगा तो वो ऊपर आ जाता है। अब क्या करेंगे, देखो कैंची गुणा कर दो, ठीक है, कैंची का गुणा कर देंगे, कैंची का गुणा कर दो, तो देखो 30 का गुणा हो जाएगा 50 से। या देखो एक और चीज़ होता है, ये 3 है ना, इन 3 से 30 कट जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये 3 अगर इधर आएगा तो भाग में जाएगा ना, कोई चीज़ अगर गुणा में होती है तो दूसरी तरफ आती है भाग में जाती है, तो मैं डायरेक्टली मुझे पता पड़ेगा 3 से 30 कट जाना है, तो 3 से 30 कट जाएगा 10 बार। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीपल करो, तो 50 का गुणा 10 से होगा, तो 50 का गुणा 10 से करोगे, तो देखो जब भी 10 से 100 से करते हैं तो 0 रखते हैं, 50 का 10 से गुणा कर दो, 500 हो जाएगा। तो 125 + x का गुणा, यहाँ तो 1 है ना नीचे, 1 कर लेंगे,
30 के नीचे बंद कर लेंगे तो 30 तो नहीं बचा, अब तो 10 बचा है। तो 125 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 125 प्लस एक्स बराबर 500 के, 50 का 10 से गुणा किया ना तो 500 के। अब देखो x की वैल्यू चाहिए तो ये 125 है ना, उधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो 500 में से 125 माइनस कर दो, 500 में से 125 माइनस, 500 में से पहले 100 माइनस करो तो 400, 400 में से 25 माइनस करो, 400 में से 25 माइनस करो 375, ऐसे ही करना है आपको माइनस, ठीक है। 500 में से 100 माइनस किया 400, 400 में से 25 माइनस किया 375, तो 375 आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। 375 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा आपको, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो के हर एक क्वेश्चन को दोबारा से भी देख सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। 125 मीटर लंबाई की रेलगाड़ी थी ना, तो देखो इसमें बस यही कॉन्सेप्ट याद रखना है, अगर किलोमीटर को हमें किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो क्या करेंगे 5/18, और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना हो तो 18/5, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना होगा, ठीक है। क्योंकि देखो किलोमीटर बड़ा होता है, बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो छोटा ऊपर, और छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो बड़ा ऊपर, इस तरह से आपको याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे कोई वो आर्मी तो यहाँ था हुआ, और काफ़ी जैसे लेखपाल वगैरह के भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धन 20 वर्ष में कितना हो रहा है 2 गुना। जैसे मुझे नहीं पता कि कितना धन है, मैंने मान लिया कि पहले धन 1 था तो 1 से 2 गुना हो गया तो कितना हो जाएगा, 1 से 2 हो गया ना, तो 2 गुना हो गया, तो ब्याज कितनी मिली 1 रुपये मिली, और ये 1 रुपये ब्याज मिलने में टाइम कितना लग गया 20 वर्ष। थोड़ी देर के लिए इसको याद रखें। अब देखो कितने वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना कब होगा, मतलब पहले 1 था और अब कितना हो जाए 3 हो जाए, तो ब्याज कितनी मिलेगी, 1 से 3 हो रहा है तो ब्याज कितनी मिलेगी 2 रुपये। अब देखो अभी हमने देखा था कि 1 रुपये ब्याज मिल रही थी, वही धन है ना, ऐसा तो नहीं कोई दूसरा धन है। अगर 1 रुपये ब्याज मिलने में उसको कितना टाइम लग जाता है 20 साल का, तो 2 रुपये ब्याज मिलने में कितना टाइम लग जाएगा, समझ पा रहे होगे। 1 रुपये ब्याज मिलने में 20 वर्ष लग गए, तो 2 रुपये ब्याज मिलने में 40 वर्ष लग जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी वृत्त के व्यास में 40% की वृद्धि हो तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। वृत्त के व्यास में 40% की वृद्धि हुई है, ठीक है। वृत्त के व्यास डायमीटर, ठीक है। अगर देखो डायमीटर 40% की वृद्धि, मतलब पहले डायमीटर अगर 100 था, कितना था 100 था, 40% की वृद्धि होने से कितना हो जाएगा 140, ऐसे हो जाएगा 140, ठीक है। 140 हो जाएगा ना, 140 हो जाएगा, तो 140 हो गया। अब देखो इसको मैं रेशियो निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे 5 हुआ और ये 7 हुआ। ये 5 और 7 किसका रेशियो आ गया, डायमीटर का। पहले डायमीटर ये था और फिर डायमीटर हो गया 7, पहले 5 था अब 7 हो गया, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। तो क्षेत्रफल जो होता है वो स्क्वायर में होता है, हमेशा याद रखना क्षेत्रफल में, क्योंकि तुमने देखा होगा जो व्रत वगैरह होते हैं उसमें क्षेत्रफल ये होता है πr², इसका मतलब स्क्वायर में होते हैं क्षेत्रफल। तो इनका भी स्क्वायर कर दो, तो अगर पहले 5 का स्क्वायर करूँगा तो 25 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर करूँगा तो 49 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब पहले अगर क्षेत्रफल 25 था तो अब कितना हो गया 49, ठीक है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि यहाँ से परसेंटेज निकालनी है, पहले 25 थी कोई चीज़, अब कितनी होगी 49, तो कितना वृद्धि हुई इसमें, प्रतिशत वृद्धि बाद में निकालेंगे, पहले खुद ये भी तो सोचो कि वृद्धि हुई कितनी आखिर, ठीक है। तो देखिएगा ये आप ये बताओ कि 25 से 49 कोई चीज़ होगी तो कितनी वृद्धि हुई, ये बताओ आप लोग बताइए फ्रेंड्स। 25 से 49 हुआ है तो कितनी वृद्धि हुई, ठीक है, ये बताना है आपको पहले। तो 25 से 49 होने में कितना टाइम लगा इसको, ये बताओ आप पहले। तो 25 से 49 होने में कितना टाइम लगा, तो 49 से 25 माना कर दो, तो 9 में से 5 जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4, ठीक है, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है, 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 24 की वृद्धि हुई। अब ये 24 की वृद्धि हुई कितनी पर है, जो पहले वाला होता है उसको लिखते हैं नीचे, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीपल कर देते हैं। समझ में आ गया। देखो 25 से 49 हुआ तो कितने की वृद्धि हुई 24 की,
प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए जो पहले वाली चीज़ होती है हमेशा याद रखना, पहले वाली चीज़ नीचे लिखी जाएगी, और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो 25 का 100 से भाग दो, 25 चौके 100, 4 बार कट गया ना। 24 का उड़ा 4 से, तो 24 चौके 96। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 96% क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। आई होप समझ में हो गया होगा, अच्छे से क्लियर होगा। ये यहाँ से याद रखना कि अगर रेडियस, चाहे रेडियस दे रखी हो चाहे डायमीटर दे रखा हो, अगर डायमीटर और रेडियस का रेशियो उसका स्क्वायर कर देते हैं, इससे क्षेत्रफल का रेशियो आ जाता है। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल का रेशियो यहाँ से आ चुका है। ठीक है, और इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। काफी अच्छे से हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 360 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हम लोग इसको ट्रिकी अप्रोच से सॉल्व करेंगे। किस टाइप से सॉल्व करना है? 5 क्रमागत संख्या है। देखो क्रमागत का मतलब जैसे 1 हुआ, फिर 2 3 4 5, या फिर अगर सम संख्या मानोगे तो 2 4 6 8 10, विषम मानोगे तो, ठीक है, विषम मानोगे तो 1 3 5 7 9 11 13 ऐसा करके चली जाएंगी। ठीक है, अब देखो 5 क्रमागत संख्या, तो मैंने मान लिया 1 यहाँ होगी, 1 यहाँ होगी, 1 यहाँ होगी, 1 यहाँ होगी, 1 यहाँ होगी 5। अब देखो 360 इनका योगफल है, तो देखो एवरेज देख रहे थे, बीच वाली संख्या 5 संख्या है ना, तो 5 से भाग दे दो, उसमें 5 से भाग दो तो 5 7 35, कितना बचा? 1 बचा ना, 36 है ना, 5 7 35, 10 हो गया, तो 5 2 नहीं 10, तो 72। इसका मतलब जो बीच वाली संख्या है वो 72 है। अब देखो अगर एक क्रमागत है तो इसका मतलब क्रम से बढ़ रही हूँ। अगर यहाँ 72 है तो 72 के बाद 73 आएगी, और 73 के बाद कौन सी आएगी? 74। अब इसमें क्या बोल रहा है? बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या तो 74 होगी ना, इधर तो छोटी होंगी। 72 से पहले 71 होगा, 71 से पहले 70 होगा, तो इनको तो हमें देखना ही नहीं है। हमें क्या देखना? बड़ा। अगर छोटा देखना हो तो उधर की लिखते, और बड़ा देखना तो उधर की साइड लिखते। तो देखो अगर बीच में 72 आ गया तो 72 के बाद 73 आएगी, 73 के बाद 74। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? 74 इज दैट, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? सम संख्याएं आ गई। ठीक है, प्रथम 10, प्रथम के बारे में बोल रहा है, तो हम ये भी कि स्टार्ट कहाँ से? सम संख्या कितनी होती है? 2 4 6 8 10। अब देखो 10 हैं और सम है, देखो तुम जान पा रहे हो कि एक एक छूट रहा है। तो देखो आप लोग जान पा रहे हो कि 2 के बाद 4 पे 6, इसका मतलब लास्ट नंबर क्या होगा? 20 होगा। ठीक है, 20 नंबर होगा लास्ट, या लिख सकते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20 ऐसे करके, लास्ट में 19 तो नहीं आएगा। ठीक है, तो 20 ये लास्ट है। अब देखो इनका एवरेज निकालना, तो एक तो तरीका ये है कि इन सब 2 से लेकर के 20 तक सभी नंबरों को जोड़ो, और कितने नंबर है? 10 है ना, और फिर सबको जोड़ के 10 से भाग दे दो, तो जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा आपका। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जब इनमें देखो सब में दिख रहा होगा डिफरेंस सेम है, 2 के बाद 4, तो कितने का डिफरेंस है? 2 का। 4 के बाद 6, तो डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस सेम हो तो पहला नंबर और लास्ट का नंबर दोनों को ऐड करके और 2 से भाग दे देते हैं, 2 से ही। ठीक है, हमेशा पहला नंबर अगर डिफरेंस सेम हो तभी करते हैं ये। तो 20 और 2 में 20 और 2 कितने हो जाएगा? 22, और 22 में अगर 2 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 11। 22 में 2 से भाग दो तो 11 दूनी 22। दैट ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह से करना है। अगर मैं बोलूँ आपको, एक मैं क्वेश्चन अपनी तरफ से बोलता हूँ आपको, जैसे मैंने बोला एक क्वेश्चन है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो आप बोलोगे पहली 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर 13 है। ठीक है, 1 3 5 7 9 11 13 15, ठीक है, 17, ऐसे ही तो आएंगी संख्याएं। 17 19 में पूरा अप्रोच करके बताता हूँ आपको। तो ये कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर हो गए ना। अब क्या करना है, मैं बोल रहा हूँ इसका एवरेज निकालो। तो एक तो एवरेज का तरीका क्या है कि इन सब नंबरों को आपको ऐड करना पड़ेगा, फिर कहीं जाके कितने नंबर है? 10, तो 10 से भाग, जितने नंबर होते हैं उससे भाग दे देते हैं। और एक सिंपल तरीका क्या है कि इनमें हम ये देखें कि डिफरेंस सेम तो नहीं है, तो देखो सब में डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि विषम संख्या हो सम संख्या हो सब सेम डिफरेंस से आती हैं। 1 से 3 हुआ तो 2 का डिफरेंस, 3 से 5 हुआ 2 का, मतलब डिफरेंस सेम है। और मैंने अभी तरीका बताया कि अगर डिफरेंस सेम हो तो लास्ट नंबर और पहला नंबर दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देते। तो 19 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 20, और 20 में 2 का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा? 10। इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु 4:5 के अनुपात में है,
यदि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा तो ए की वर्तमान आयु क्या है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है और हर एक एग्जाम में आएगा, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, ठीक है, चाहे सेंट्रल लेवल का हो, ठीक है। तो देखो ए और बी रेशियो कितना दे रखा है, 4 और 5 का। कब है, वर्तमान में, ये ध्यान रहे वर्तमान में है। 5 वर्ष बाद यही रेशियो कितना बन जाता है, 5 और 6। आप लोग सोचिए, कोई पहले इस एज अगर मैं 4 ही मान के चलूँ, वैसे ये रेशियो में तो इस एक्चुअल नहीं होते। अगर 4 है, 4 से कितना हो गया 5 और 5 से कितना हो गया 6, क्यों हो गया ये, 5 वर्ष भी तो हो गए। इसका मतलब रेशियो में अगर 1 बढ़ रहा है तो वर्ष में 5 बढ़ रहा है। इसका मतलब 1 बराबर कितने के है, 5 के। अब सिंपल क्या बोल रहा है, ए की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ए की वर्तमान आयु। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है, 4 है ना। तो देखो अगर 1 बराबर 5 के तो 4 बराबर कितने हुए, देखो 1 बराबर 5 के, 2 बराबर 10 के, 3 बराबर 15 के, 4 बराबर 20 के। समझ पा रहे हो ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ, 5 वर्ष बाद 5 6 हुआ है ना। तो 1 बराबर कितने का हो गया, 5 के। अगर 1 बराबर 5 के हुआ है तो 4 बराबर कितने हो जाएगा, 4 बराबर कितने हो जाएगा, 20 के, ठीक है। तो 20 इस ऑप्शन में किसी में नहीं है, शायद मिस्टेक है। देखो यहाँ मैंने 25 दो जगह लिख दिया है, तो कोई एक 20 होगा, ठीक है। तो 20 है, ठीक है, जैसे इसको मैंने मान लिया 20, ठीक है। तो 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे, देखो 4 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ, तो एक ही तो बढ़ा ना। और वैसे बढ़ना कितना चाहिए, क्योंकि 5 वर्ष में 1 बढ़ रहा है, तो 1 बराबर कितने के, 5 के। अगर बी की निकालनी होती तो इसमें गुणा कर देते, ए की निकालनी तो 4 से गुणा कर, 1 बराबर 5 के तो 4 बराबर 20 के। तो ऑप्शन नंबर आपका सी मान लीजिए, ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 20 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, काफ़ी अच्छे सॉल्व कर पा रहे होगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित को एक परीक्षा में 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। अमित को एक परीक्षा में 36% चाहिए थे ना, तो देखो 36% चाहिए थे, लेकिन मिल पाए कितने, 24%। पक्का फेल हुआ होगा, क्योंकि पास होने के लिए 36% चाहिए। देखो 36% तो उसको नहीं मिल पाए, मिल कितने पाए, 24%। अगर 24% है तो फेल हुआ होगा, लेकिन 9 अंकों से फेल हुआ है ना। अगर मैं इसको 9 और दे दूं तो पास हो जाएगा। समझ पा रहे हो, 9 अंकों से फेल हुआ, अगर 9 दे दीजिए तो पास हो गया। इसका मतलब वैसे 36% पे पास होता है या 24% प्लस 9 पे पास होता है, तो दोनों चीज एक जैसी है, इसी वजह से मैंने इक्वल का साइन लगा दिया। अब क्या करना है, परसेंटेज को इधर ले आओ। तो देखो 24% इधर प्लस में, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 36 माइनस 24, 36 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा, इतना तो कर पा रहे होगा ना। 36 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 24, 12 बचेगा, तो 12% बचा। तो 12% बराबर इधर कितना है, 9 के। अगर 12% बराबर 9 के, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आप लोगों को 100% की वैल्यू निकालनी है इसमें, ठीक है, 100% की वैल्यू। तो 12% है ना, 36 में से 24 और 36 और 6, हाँ ठीक है। तो आपको 12% बराबर कितने के, 9 के, तो 100% निकालना है। ये अभी मैंने ऐसी अप्रोच बताई थी, आप निकाल भी सकते हो। तो 12 बराबर कितने के, 9 के, तो 100 बराबर निकालना है। तो देखो मैंने अभी बताया था कि ये वाला जो जैसे 450 बताया था ना उसमें, तो 9 बार 9 ऐसा ही लिखते हैं, जो पहले लिखा होता है उसको नीचे, जो चीज़ निकाली जाती है वो गुणा में आ जाती है। तो ये 100 आ गया। मैं 3 से काट देता हूँ, देखो 3 तरफ के 9 और 3 चौके 12 कट गया। 4 से 100 कितने बार कटता है, 25 बार, 25 चौके 100। अब 25 की 3 से गुणा करते हो तो 25 या 75। ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो हमें क्या करना है, बैलेंस करना पड़ता है। इधर 36% पासिंग मार्क्स वाला था, उधर 24% पे पास नहीं हो रहा था। अगर भाई तुम्हें 9 दे देते तो वो पास हो जाता, इसी वजह से मैंने 24% प्लस 9 लिखा। अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखें कि आप इसको बिना पेन, मतलब आप इतना चीटिंग ना करके एक बार लिखना कि आप खुद कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। मैं आगे इसको बता रहा हूँ आपको, एक बार लिखिए। चलिए देखिए सॉल्यूशन, आप क्या करना है हमको। देखो मैं इसको थोड़ी देर क्रय मूल्य को मैं सीपी बोलता हूँ
और विक्रय मूल्य को एसपी बोलता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, ठीक है। देखो 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा लिखा मैंने। अब देखो सिंपली क्या करना है, इसमें उल्टा होगा। देखो मैं ऐसे करके लिखूँ, देखो जो सीपी है वो 12 हो गया और एसपी है वो 15 हो गया, मतलब उसका क्रय मूल्य 12 था और विक्रय मूल्य कितना हो गया 15। क्रय मूल्य का मतलब 12 और विक्रय मूल्य 15। इसका मतलब कोई चीज़ 12 में खरीद के और कितने में बेच दी आपने, 15 में। 12 में खरीद के 15 में बेच दी, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो क्रय मूल्य मुझे पता लग गया कि क्रय मूल्य उसका 12 है और विक्रय मूल्य 15 है। उल्टा हो गया, जो चीज़ इधर लिखी थी वो होगी, क्योंकि हम अपोन में ले जाएंगे तो ऐसा ही होगा। तो देखो सिंपलेस्ट से ये याद ही रख लो कि उसके सामने वाला क्रय मूल्य बन जाता, उसके सामने वाला विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 15 है, कोई चीज़ 12 वाली 15 में बेच दी तो 3 रुपये का लाभ हुआ पक्का। तो 3 रुपये का आप लोगों को लाभ हुआ है, तो यहाँ पे लिखते हो 3 का लाभ हुआ। कितने पे लाभ हुआ, हमेशा नीचे लिखते हैं क्रय मूल्य, लाभ हो या हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पर ही डिनोट करते हैं। देखो 3/12 और इनटू में परसेंटेज में निकालो तो 100 आ जाएगा। देखो 3 से 12 कट जाएंगे 4 बार कट गया। 4 से 100 कितने बार कट जाएंगे 25 बार, दैट 25% लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो 25% लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन और अपनी ओर से बताता हूँ जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। जैसे मैंने बोला 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य हो गया 25 और विक्रय मूल्य हो गया 20, तो हानि होगी पक्का, ठीक है। क्रय मूल्य का मतलब कोई चीज़ तुमने 25 में खरीदी और 20 में बेच दी, 25 वाली चीज़ 20 में बेच दी तो 5 रुपये की हानि हुई ना। और क्रय मूल्य नीचे लिखा जाता है हमेशा, देखो क्रय मूल्य नीचे लिखा जाता है, तो नीचे 25 को लिखेंगे और गुणे में 100% निकालने के लिए 5 से 25 कितने बार कट जाएगा 5 बार, 5 से 100 कितने बार कट जाएगा 20 बार, तो 20% की हानि होगी इस क्वेश्चन में। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंडों को साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और क्वेश्चनों को एक बार पहले खुद से भी ट्राई किया करो, कॉपी पेन लेके बैठा करें, ठीक है। वीडियो काफ़ी मेहनत से बनता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।